दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं पीपल बिल। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता था क्या, कहा जाता है कि बड़े लौह पुरुष हैं वो। एक बार जो फैसला लेते हैं फिर वो बदलते नहीं हैं। और बुलडोजर न्याय के मामले में उन्होंने ये करके भी दिखाया। कई बार हाई कोर्ट से लेके और सर्वोच्च अदालत तक ने उनको कई कई बार टोका, कई बार रोका, लेकिन अभी भी बुलडोजर न्याय उत्तर प्रदेश में जारी है। तो लगता था कि दूसरे मामलों में भी वो उनका रुख ऐसा ही होता होगा। पर ये जो जातिवादी अहंकार के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने को लेके जो उन्होंने 21 सितंबर को शासनादेश जारी किया था, उसमें जो उसका जो खुलासा हुआ है शासनादेश का, उससे तो योगी जी के बारे में पूरी धारणा बदलने की जरूरत पड़ गई। योगी जी लग रहा है कि बड़े कमज़ोर हैं। योगी जी जो है वो तो इस मामले में तो वो रणछोड़ दास नजर आ रहे हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में 2013 में इन जातिगत रैलियों के खिलाफ एक याचिका पड़ी थी, और उसके बाद में लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया था कि इन रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा था, राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा था, और जो 4 प्रमुख दल थे, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ये और भारतीय जनता पार्टी, इन चारों दलों को भी नोटिस भेजा था कि आप इससे बाज आएँ जातिगत आधार पर रैलियां करने से। लेकिन नतीजा क्या रहा? टाइम टाइम पे नोटिस जारी हो गया। न तो राजनीतिक पार्टियां डरी, न हाई कोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया, और ना ही उसने संज्ञान में लिया, ना ही केंद्र सरकार ने इस मामले में कुछ किया। हालांकि 2013 में योगी जी की सरकार नहीं थी, तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो कोई योगी जी को टारगेट करने के लिए नहीं बना रहे। उन सरकारों की भी कमी थी। उन सरकारों को जो है उस पर एक अच्छा निर्णय था हाई कोर्ट का, और कम से कम वो अपने मन से नहीं कर सकते थे, कई राजनीतिक जोखिम की वजह से। तो हाई कोर्ट का आदेश एक पर्याप्त आधार था, तो उस आधार पे वो इससे परहेज करने की कोशिश करते। लेकिन जब जातियां ही वोट दिलाती हों, जब आपका काम तो आप काम तो ऐसा करते नहीं हैं। लोगों की, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहुसंख्या में जो लोग हैं, उन लोगों का कैसे गरिमापूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें, इसकी व्यवस्थाएं करने में आप सक्षम होते नहीं हैं। क्योंकि आपको तो कुछ विशेष वर्गों की ताकत, कुछ विशेष वर्गों का जो वैभव है, वो उसको बढ़ाने की फिक्र रहती है। और इस मामले में सारी पार्टियां हमाम में सब नंगे हैं, उस तरह की बात है। बहरहाल 2013 में ये आदेश जारी हुआ। बीच में इसका कोर्ट की तरफ से भी इसकी कोई तो था नहीं। कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया, और उसके बाद में पारित कर दिया। उसके बाद में बात खत्म हो गई। तो ये भी नहीं कहते कि कोर्ट ने ये तो कहा नहीं था कि हम इसकी निगरानी करेंगे, जैसे तमाम आपराधिक मामलों में वो आदेश देती है। तो सरकार छुट्टा हो गई, राजनीतिक दल छुट्टा हो गए, तो वो अपना काम करते रहे। अब जब वो अपना काम करते रहे, तो सितंबर में फिर एक सज्जन जो है हाई कोर्ट के पास में पहुंच गए कि आपके निर्णय का तो सम्मान ही नहीं हुआ, ना किसी ने सम्मान नहीं किया, और राज्य में धड़ाधड़ जातिगत आयोजनों की बाढ़ जारी है, और बल्कि जातिवाद के प्रदर्शन के और तमाम तरीके के ढूंढ लिए गए। लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारी जाति का वर्चस्व, हमारी जाति का जलजला कैसे बढ़े, कैसे कायम रहे, यही लगता है कि। और इससे जो नागरिक समाज के निर्माण की जिम्मेदारी है जिम्मेदार लोगों पे, जिसमें न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, विधायिका सब शामिल है। तो वो सबके सब लगता है कि वो जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, क्योंकि उनका मनमाने तरीके से व्यवस्था चलानी है। तो उसमें तो ये जो है इसकी आड़ उनको बड़ी ठीक लगती है। ये इस तरह की जो जातिगत भावनाएं
भड़काने से उनके राजनीतिक उद्देश्य हल हो जाते हैं और कोई सिरदर्द उनको मोल नहीं लेना पड़ता। बेरोजगारी हटाने का, पुलिस व्यवस्था ठीक करने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, ये तमाम सारे सिरदर्दों से जो है उनको निजात मिलता। 30 बहाने लोग अपने जाति में ही मस्त हो जाते हैं, वो खोखले जातिगत अहंकार में। तो जब ये लेके गए तो फिर हाई कोर्ट को एक गुस्सा आया, एक अपनी ताकत का ये हुआ कि अरे हमारी, ये बुरा लगा हाई कोर्ट को कि अरे हमारे हुक्म का अभी तक पालन नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट ने फिर एक जो है एक परामर्श टाइप का एक आदेश पारित किया, जिसमें ये कहा गया, इसमें तमाम बातें कही गई, केवल राजनीतिक रैलियाँ रोकने की नहीं और तमाम अन्य बातें कही गई। ये जब आदेश जारी हुआ तो इस आदेश को उनका योगी सरकार ने ये समझा कि इस आदेश को अगर हम तत्काल इसका अनुपालन करा देंगे तो एक तो न्यायपालिका हमसे खुश हो जाएगी, और दूसरी बात ये है कि इस आदेश में एक उदात्त भावना निहित है, एक साफ सुथरी व्यवस्था को बनाने की भावना निहित है। तो हमें जनता के बीच में भी शाबाशी मिलेगी, हमारी जनता के बीच में भी हमारी छवि उजली होगी। तो उन्होंने ये आदेश 21 सितंबर को जो बताया गया कि 21 सितंबर को ये एक शासनादेश जारी कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि आप की राजनीतिक की जाति के आधार पर रैलियाँ नहीं होंगी, जाति के आधार पर अन्य तमाम आयोजन नहीं होंगे, सरकारी अधिकारी अपने नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं करेंगे, किसी इलाका या क्षेत्र को किसी जाति की जागीर दर्शाने जैसे बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे। जो सरकारी दस्तावेजों में और पुलिस के दस्तावेजों में अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम की अपवाद को छोड़ के और आरोपियों की जाति का जिक्र नहीं होगा। ये एक उन्होंने शासनादेश जारी कर दिया। तो अब ये तो योगी तो ये सोचे बैठे हुए थे कि भले ही व्यावहारिक स्तर पे कुछ भी होता रहे, लेकिन ऊपरी तौर पे इतनी नैतिकता के नाते सारे दल और सारे वर्ग और पूरा समाज उनकी इस पहल का, उनके इस कदम का बहुत स्वागत करेगा, तारीफ करेगा। लेकिन तारीफ की बजाय दूसरों को तो बात छोड़ दीजिए, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी ही उनकी शीशा लेदर करने पर आ गए। पहल की संजय निषाद ने कहा कि हम, अगर आप जातिगत पहचान मिटाने के लिए हमें बाध्य करेंगे तब तो सामाजिक न्याय के मुद्दे, सामाजिक न्याय जो हमारे साथ में होना चाहिए वो उसको जो है अवसर मिल जाएगा उन लोगों को जो हमारे साथ सदियों से अन्याय और हमारा उत्पीड़न करते रहे। और ये व्यवस्था वही उत्पीड़न हमारे लिए वो उसी तरह की उत्पीड़न व्यवस्था बनी रहेगी। तो हम तो इसको नहीं मानेंगे। हम तो ये तो हमारे सामाजिक न्याय को जो है हमारे साथ जो सामाजिक न्याय की किए जाने की अपेक्षा है, ये तो उसको ख़त्म करने वाला, उस पर रोक लगाने वाला आपका कदम है। और बात भी सही थी। अभी केंद्र सरकार ने मान लिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो जातिगत जनगणना से जब ये आएगा कि अमुक जाति की सरकारी नौकरियों में इतनी हिस्सेदारी है और संपत्तियों में, वो ज़मीन पे इतनी सारी हिस्सेदारी है, तो बहुत सारी सच्चाई खुलेगी। और उसके बाद में फिर एक आधार तैयार होगा कि जो एक जाति व्यवस्था के कारण जो इस तरीके से उपेक्षित हो रही जातियाँ, जो इस तरह से जो वंचना का शिकार हो रही, इनके साथ न्याय करने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए और तमाम सारी जो संपत्तियों के मामले, संपत्तियों का पुनर्वितरण करने की कोई व्यवस्था बनाई जाए। ये तमाम तो जातिगत जनगणना का जो के पीछे जो ये उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। फिर जब आप जातिवाद का प्रदर्शन बंद करा देंगे तो जातिवाद के प्रदर्शन बंद करने से ये भी होगा कि जाति का प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाएगा। तो फिर आरक्षण अगर बना भी रहेगा तो लाभ कैसे मिलेगा? भाई नौकरी तो तब दी जाएगी आपको, आरक्षण का लाभ तो तब दिया जाएगा जब आप जाति प्रमाण पत्र पेश करेंगे। अब जब जातिवाद के प्रदर्शन पर रोक लग गई तो फिर जाति प्रमाण पत्र भी जारी होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की तमाम खतरों की आहट उनको जो है सुनाई दी संजय निषाद को। और संजय निषाद ने पहल की तो अन्य भी जो वंचित
समुदाय वंचित समाज की जो वंचित जातियों के जो मंत्री थे वो भी करने लगे। और फिर जो है विपक्षी पार्टियों को तो खैर सरकार के हर कदम का विरोध करना है, उनकी रवायत है ये, तो वो खैर उनको उनका विरोध का मान लिया जाए कि कोई महत्व नहीं, लेकिन विरोध उन्होंने भी किया। चलिए ठीक है, वहाँ तक ठीक था कि वो जो वंचित जातियाँ हैं उनको उन्हें अब लाभ के तमाम सारे लाभ के अवसर समाप्त हो जाने का खतरा था, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मतलब शासनादेश का तो सबसे ज़्यादा तो सम्मान उप मुख्यमंत्री को तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक तरीके से वो शासन में 2 नंबर की हैसियत पे है, तो ये माना जाएगा कि शासनादेश तो उसी का है। तो लेकिन उप मुख्यमंत्री ने बयान तो नहीं दिया शासनादेश के खिलाफ, लेकिन बयान देने की बजाय कि शासनादेश को हमारे ठेंगे पे ये दिखाने के लिए वो अपने सजातियों के सम्मेलन में पहुंच गए। विप्र कल्याण बोर्ड जैसी बोर्ड का गठन करने की बात करने लगे। अरे जो आपकी व्यवस्था की वजह से जिनकी गवाही आपके तमाम सारे धार्मिक ग्रंथ देते हैं, जिनमें क्या क्या लिखा है, हुआ है कि नए उनके शूद्रों को नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ताज़ा भोजन नहीं करना चाहिए, पद और संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और क्या क्या होता रहा उनको पीछे धकेलने के लिए। वो जो महाजन आयोग की रिपोर्ट जब अब मध्य प्रदेश की मोहन आयोग सरकार ने वहाँ पे 27% बैकवर्ड का आरक्षण कर दिया गया, तो काफ़ी हल्ला हो रहा, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुँचा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बताते हुए कि नहीं, हम अपने आप पिछड़े जो है अपने आप, ये नहीं कि उनके में अंदर योग्यता की कमी रही हो, वो तो योग्यता उनमें भरपूर थी, लेकिन पता ये चला कि उनको ये ठहरा दिया गया कि नहीं, आप जो है आप चाहे जितने अयोग्य हों, लेकिन आप जो है किसी पद और किसी सम्मान के अधिकारी ही नहीं होंगे। और उसका सबूत देने के लिए उन्होंने जो महाजन आयोग की रिपोर्ट में लिखा होगा, महाजन आयोग की रिपोर्ट तो अर्जुन सिंह ने 1980 में महाजन आयोग का गठन किया था, और रिपोर्ट 1983 में आई थी। तो हमें लगता है कि उसको दाखिल जरूर करे किया हुआ मोहन सिंह यादव की सरकार ने, लेकिन मोहन यादव ने उस रिपोर्ट को पढ़ा जरूर नहीं हुआ। तो उस रिपोर्ट में उल्लेख है शंभू वध के प्रसंग का, एकलव्य के अंगूठा काटने के प्रसंग का, कि ये जताने के लिए कि नहीं, हम अपने तरीके से जो है नहीं पीछे हुए। शंभू ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता, क्योंकि इतनी घनघोर तपस्या कर रहा था, लेकिन उसका वध कर दिया गया। तो मतलब उस समय पर तो ऋषि का पद ही सबसे बड़ा पद था। तो उस समय ये उदाहरण है कि आपने हमको पदों पे जाने से रोका, तो हम इतने पीछे चले गए कि आज जो आपके साथ प्रतियोगिता में हम नहीं आ सकते, तो आपको हमें आरक्षण देना पड़ेगा। तो इस नाते गए, तो उसको लेके एक तमाम सारा बवाल बचा हुआ है। तो उनका तो ये कहने का आधार है कि हमारे साथ चूंकि अभी तक न्याय नहीं हुआ था, इसलिए हमारे लिए कल्याण बोर्ड, हमारे लिए आयोग बनने चाहिए। लेकिन अब ब्राह्मण ठाकुर बनिया भी कहें, अब अगर आप पता चला कि मजदूर कहे कि मेरा शोषण हो रहा है, और मिल मालिक भी कहेंगे नहीं, मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए कोई अगर आयोग बनाया जाना चाहिए, तो हमारे शोषण को रोकने के लिए भी आयोग बनाना चाहिए। बकरी चिल्लाए कि नहीं, मतलब हमें जो है शेर की सुरक्षा के लिए, हमारे लिए शेर से सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किया जाए, और फिर उसके बाद में जवाब जो है शेर ये कहना शुरू कर दे कि हम भी बहुत बकरी से पीड़ित है, हमारी भी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। बकरी से पीड़ित ना कहे, वो कहे भी हमारी भी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। तो शेर की सुरक्षा किन से होनी है? ब्राह्मण ठाकुर बनिया, ये जो वैश्य वर्ग ब्राह्मण ठाकुर वैश्य, ये जो सवर्ण में आते हैं, इन्हें तो ये तो वर्ण व्यवस्था के तहत ऊंचे दर्जे पे रखे गए। तो अब इनका किसने कल्याण कर दिया जो इनके कल्याण की जरूरत? तो वो, लेकिन अब ये था कि उनको जो है उसको वो जो शासनादेश योगी जी ने जारी किया था, उस शासनादेश को दता बतानी थी। तो अच्छा, योगी जी भी हाईकोर्ट को खुश करने के लिए कि तत्काल हमने किया है, और छवि बनाने के लिए शासनादेश जारी किया था। तो योगी जी कोई इच्छा शक्ति तो है नहीं योगी जी की कि जातिवाद खत्म करें। अगर इच्छा शक्ति अगर होती तो
योगी जी खुद ही अपनी जात का जिक्र क्यों बैठे होते। वो कहते थे कि हमारी जाति ही, हमें गर्व है कि हम सर्वश्रेष्ठ जाति में पैदा हुए, और सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि हरि ईश्वर हमारी जाति में ही पैदा होता रहा। जितने 24 अवतार हैं उसमें से 22 अवतार क्षत्रिय समाज में कहे जाते कि क्षत्रिय समाज में हुए हैं, और बाकी जो 2 अवतार हैं वो वामन अवतार और ये जो परशुराम जी का अवतार है, ये ब्राह्मण में हुए। तो अब ये आपको उल्लेख करने की क्या जरूरत है। अवतार तो जो है वो तो जातियों से ऊपर है, जातियों से वो तो एक तरह से ये माना जाता है कि भगवान का अंश है। तो अब वो किसी एक जाति की बपौती नहीं, एक जाति की संपत्ति नहीं, कि एक जाति की धरोहर नहीं है, और उसका कोई ये इस बात का मतलब प्रमाण पत्र नहीं है कि नहीं हमारी जाति में अगर पैदा हुए हैं भगवान तो हम जो है सर्वगुण संपन्न है। अगर हम IAS की परीक्षा दें, चूँकि हम ये दावा करेंगे हम चूँकि हमारी जात में भगवान पैदा हुए तो हमारे यहाँ इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत है, हमें तो सीधे IAS बनाओ। हमारे साथ में अगर हम किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें और वो ज़मीन पीड़ित अगर गैर बिरादरी का है, वो कोर्ट के सामने जाए, तो हम कहेंगे नहीं आप हमारे ये तो अगर हमने कब्जा किया हो, कुछ भी किया हो, ये तो हमारी लीला है, क्योंकि हमारी जाति में भगवान पैदा हुए तो हमारे अंदर भी ईश्वर का अंश है। तो ये आखिर योगी जी के कहने का क्या औचित्य था, क्या बताना चाहते थे। हर जाति में अच्छे लोग होते, हर जाति में बुरे लोग होते, हर जाति में न्याय करने वाले भी लोग होते हैं। अब देखिए जो है अगर जो उसकी मनुवादी व्यवस्था की सबसे की कमियां बताने वाले जो लोग रहे और उसकी कमियों की जो भर्त्सना करने वाले लोग रहे, वो खुद ब्राह्मण विद्वान रहे। तो वो विद्वतापूर्ण जाति है, उसके अंदर न्याय करने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसी के आधार पे जो अन्याय की वकालत करते हैं वो भी मतलब वो भी श्रद्धा के अधिकारी बना दिए जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो योगी तो कहने का मतलब है कि जब योगी जी की खुद ही इच्छा शक्ति नहीं थी, उनकी करनी सेना उनकी बहुत चाहिए थी, यही सब जानते ही हैं। और उसके अलावा दशहरा मिलन, अभी अगर इतिहास को देखा जाए तो दशहरा मिलन को पिछले हम देख रहे हैं कि हमें लगता है कि पिछले 70-80 साल के अंतर्गत ये बना दिया गया। ये वैसे तो समूचे हिंदुओं का पर्व है, लेकिन इसको राजपूतों ने अपना पेटेंट इस पर एक तरह से जता रखा। तो वो दशहरा मिलन का आयोजन करते हैं और इस आधार पे करते हैं कि हमने जो है हमने राज्य किया है और शौर्य के दम पर राज्य किया है। तो ये शौर्य पूजा का दिवस है, ये तो इसलिए हम इसका आयोजन करने का अधिकार हम ही है। अरे तो अगर आधार है शौर्य पूजा का है, तो भाई अब आप ऐतिहासिक काल की शुरुआत को देख लीजिए। शिशुनाग थे, वो गैर क्षत्रिय थे। उसके बाद में फिर वो आए, नंद आए, तो नंद भी गैर क्षत्रिय थे। नंद के बाद मौर्य आए, मौर्य भी गैर क्षत्रिय थे। मौर्य के बाद में शुंग आए, तो शुंग ब्राह्मण थे। शुंग के बाद में कन्नव आए, वो ब्राह्मण थे। फिर बहुत बाद जैसे ये कहा जाता है कि सनातन सभ्यता का एक तरह से स्वर्णिम काल कहा जाता है गुप्तों का, तो गुप्त भी क्षत्रिय नहीं थे। तो और इनके बड़े बहुत बृहत्तर साम्राज्य थे, ये कोई राजा नहीं थे। लेकिन इसके बाद में जब क्षत्रियों का दौर आया, जैसे एक तरह से माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो सबसे बड़े क्षत्रिय आधुनिक काल में सबसे बड़े सम्राट थे। लेकिन ऐसा है तो नहीं। उनकी तो राज्य की परिधि हमें लगता है कि दिल्ली, अजमेर ऐसी एक सीमित इलाके तक सीमित थी। अगर ऐसा नहीं होता तो बुंदेलखंड में अलग राज्य था, चंदेलों का राज्य था, तभी तो बुंदेलखंड में हमला करने आए थे। कन्नौज में गहरवारों का राज्य था, इसीलिए तो कन्नौज पर उनको हमला करने की जरूरत पड़ी थी। ये ग्वालियर भी उनके अधिकार में नहीं था, ग्वालियर में तोमरों का राज्य नहीं था। तो उस समय कहने का मतलब है कि जो राजपूत थे वो उनका जो राज्य वो कई हिस्सों में बटा हुआ था। उस तरीके से बृहत्तर राज्य नहीं था जैसे हमने बताया कि जो गैर क्षत्रिय राजाओं का रहा हुआ। तो हम ये नहीं कह रहे कि नहीं क्षत्रियों की स्वर की कमी, स्वर में कमी है, या उनको जो है एक तरह से उनको ये राज्य करने वाली कौम न माना जाए। उनको उनको जो राज्य करने का अधिकार प्राप्त रहा है उस गौरव से उनको वंचित किया जाए।
लेकिन दशहरे के पर्व में जितनी भी राज्य करने वाली कौमें नहीं है, सबको शामिल करके मनाया जाए सौर्य पर्व। और वैसे तो हम कहते हैं कि अच्छा तो ये को हिंदू समाज को, पूरा हिंदू समाज एक साथ मनाए, क्योंकि सारे त्यौहार पूरे समाज की धरोहर है, किसी उसकी धरोहर नहीं। लेकिन पर आप चाहते हैं कि शस्त्र पूजन हम तो करते हो, तो शस्त्र पूजन केवल हमारी अधिकारी तो नहीं, शस्त्र पूजन में आप सबको शामिल करिए, आपका दायरा बड़ा होगा। आप मौर्यों के जो आधुनिक वंशज हैं उनको भी शामिल करिए, आप नंदों के आधुनिक वंशजों को शामिल करिए, आप जो है उनके शिशुनाग के आधुनिक वंशजों को शामिल करिए, और यहाँ तक कि आप ब्राह्मणों के वंशज को भी शामिल करिए, क्योंकि वो कौन आचार तक सीमित कौम थोड़ी है, वो भी तो राज्य करने वाली कौम रही, और आपसे ज़्यादा बड़े उसने भी शुंग के दौर में और कन्नब के दौर में आपसे बड़े साम्राज्य का संचालन किया। तो उनको तो एक ये भी था कि उस समय ये भी उनके सामने संकट था कि अब दशहरा 21 सितंबर को उन्होंने शासनादेश जारी किया, और कुछ ही दिनों बाद जो है दशहरा आने वाला था। और तो अब दशहरे का आयोजन कैसे करेगा उनका अपना समाज, दशहरा मिलन जो पेटेंट था। खैर, इस मामले में राजपूत समाज ने काफ़ी एक तरह से उसका परिचय, बड़प्पन का परिचय दिया कि कई जगह से फिर वो जो है राजपूत क्षत्रिय समाज के बैनर तले वो दशहरे मिलन के आयोजन नहीं हुए, कई जगह वो सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हुए आयोजन हुए, और इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए, राजपूत समाज की ओर करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब ये आपत्तियाँ आई तो उनको, योगी जी को लगा कि ये तो शासनादेश जारी करके हमने जो है अच्छा एक अच्छा बवाल मूल्य लिया है, अच्छा करने चले थे, नेकी करने चले थे, ये जो तो एक उल्टा मामला हो गया, तो फिर उन्हें ठगे जाने की अनुभूति हुई। तो वो शासनादेश उसको क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करें, उसकी समीक्षा कराएं, ये करने के बजाय उस शासनादेश को जारी करके और उसको जो है फाइलों की शोभा बना के उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब 9 अक्टूबर को उस याचिका की अगली सुनवाई हो रही थी। तो उसकी जो उन्होंने दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्या किया आपने, इसका आप जो हलफनामा दायर करिए, राज्य सरकार से ये कहा था। तो राज्य सरकार के जो अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मौखिक बताया। तो उन्होंने कहा मौखिक आप क्यों बता रहे हैं, अगर वास्तव में आपने शासनादेश जारी किया है तो वो शासनादेश को आपने हलफनामे में ये बताया क्यों नहीं। तो मुँह चुराने लगे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो थी जिसकी पर्देदारी की बात हो रही थी। मतलब शासनादेश जारी भी कर दिया, सांप मार भी दिया, और लाठी भी नहीं टूटी, और जारी नहीं भी हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। खैर, अब उन्होंने हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है, 2 सदस्यीय खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही। तो लखनऊ पीठ ने इसकी जो है सुनवाई की अगली तिथि सुनिश्चित कर दी, और ये कहा, वैसे तो ये कहा है कि 3 दिन के अंदर ये आप जो है इसका हलफनामा हमको दाखिल कर दीजिए कि आपने जातिगत अहंकार के प्रदर्शन के लिए क्या प्रभावी इंतजाम किए, और वरना अगली तारीख पर आपका ये टाल मटोल अगर कोई आपकी दिखाई दी तो हम सीधे प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करने का आदेश जारी करने देंगे। तो अब कुछ दिखावा करना पड़ेगा हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन का, और लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि जातिगत अहंकार के प्रदर्शन को रोकने की जो क्षमता हमारे जो लौह पुरुष सदस्य वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनमें नहीं है, और उनको अकेला क्या दोस्त हैं। अभी जितने कोई और भी सत्ता में आ जाए तो फिलहाल अभी किसी की ये क्षमता नहीं। कोई अभी राजनीतिज्ञों में से, राजनीतिक बिरादरी में से जो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो सिद्धांत के लिए दो टूक बात करना और दो टूक बात कहना और करना जानता। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।